फिर उसके बाद देखो बाजार मार्केट की बात हो रही है, यानी कि जहाँ वस्तुओं को खरीदा बेचा जाता है वही हो जाएगा बाजार। और बाजार आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जब आप अर्थव्यवस्था पढ़ोगे तो बाजार हर कदम पर आपको जानना पड़ेगा। तो बाजार का बेसिक मीनिंग आप यहाँ पर जान लो। फिर चमत्कार या अद्भुत, आप सभी ने मार्केट में देखा होगा, है ना? बहुत सारे ऐसे बाबा होंगे जो चमत्कार दिखाते हैं, जादू दिखाते हैं, तो ये हो गया। फिर अपर्याप्ति अल्प, यानी कि मात्रा या गुणवत्ता में कमी। फिर यंत्र रचना, यानी कि मशीन के कलपुर्जे या मशीन में एक साथ काम करने वाली क्रियाविधि क्या हो जाती है? यंत्र रचना हो जाती है। यह भी आप नोट कर लीजिए। देशांतर की मध्याह्न रेखा, देशांतर की मध्याह्न रेखा इसमें हमें देखना है भैया, काल्पनिक अर्धवृत्त जो धरती की सतह पर उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक होता है और यह दर्शाता है कि धरती पर पूर्वी व पश्चिमी बिंदु से प्रमुख मध्याह्न रेखा की दूरी कितनी है। यानी कि यह कह रहा है लॉन्गिट्यूड के बारे में, है ना? देशांतर, देशांतर रेखा, यानी कि आप देखते होंगे, ये समझ लीजिए अपना क्या है भैया, आइए अलग पेज पर बताते हैं। ये समझ लीजिए अपना ग्लोब है और इसको जो आधे भाग में बाँट रही है, ये 0 डिग्री रेखा हो जाएगी। इधर जो है कौन-सा हो जाएगा? इधर आपका उत्तरी हो जाएगा, ये आपका दक्षिणी हो जाएगा, है ना? और उसके बाद आप इस तरह से रेखा देखते होंगे, ये देशांतर रेखा है। ये कौन-सी रेखा है? ये देशांतर रेखा है ना? और ये आपका पूर्वी देशांतर हो जाएगा और ये आपका कौन-सा हो जाएगा? ये पश्चिमी देशांतर हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है ना? वही बात यहाँ पर कही जा रही है और जब आप भूगोल पढ़ोगे तो इसके बारे में और विस्तार से जानोगे। तो क्या रेखा है वो मैंने बता दिया। फिर यहाँ पर धातु विज्ञान आप देखोगे, जैसे आप धातु विज्ञान के अंतर्गत जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? सैंधव सभ्यता को पढ़ोगे, तो वहाँ तांबा और टिन को मिलाकर, तांबा एक प्रकार की धातु है, प्लस टिन को मिलाकर क्या बना रहे हैं? कांसा बना रहे थे, है ना? कांसा बना रहे थे, तो यही हो जाएगा धातु विज्ञान, है ना? यानी कि प्रकृति से धातुओं को निकालने, शुद्ध करने अथवा आपस में मिलाने की तकनीक, साथ ही धातुओं की विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? धातु विज्ञान कहलाता है। जैसे आपको मैंने एक उदाहरण दे दिया सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसमें तांबा और टिन मिलाकर कांसा बनाए जा रहे थे। लोग कांसा बना रहे थे। क्लियर? ये भी नोट कर लीजिए। अत्यंत कुशल या निपुण, जैसे आज मान लीजिए मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, तो एनसीईआरटी पढ़ाने में मैं कुशल हूँ, निपुण हूँ। और बिचौलिया, जैसे मान लीजिए आपकी जब शादी होती है, तो उसमें एक ठो बिचौलिया करके होते हैं, जो इधर से भी होते हैं, उधर से भी होते हैं, यानी कि राह दिखाने का काम करते हैं, बिचौलिया का काम करते हैं, है ना? रिश्ता लेके आते हैं कि हमारे बाबू का रिश्ता हो जाए, तो बिचौलिया हो गया। फिर प्रवास और प्रवजन, ये बात आप नोट कर लो। और आपने देखा होगा एक बार यूपी पीसीएस में शायद क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें शब्द दिया गया था प्रवजन, और क्वेश्चन आपका लगभग मानव के उद्भव और विकास से संबंध में जोड़कर पूछा था, तो एक शब्द दिया था प्रवचन। और उसी प्रवचन शब्द को देखकर बहुत सारे विद्यार्थी डाउट में आ गए थे। मुझसे बार-बार पूछ रहे हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन तो हमसे हो ही नहीं रहा है, ये प्रवचन कहाँ से आ गया? ये कैसे आ गया? बहुत सारे विद्यार्थी जो है वहाँ अपना डाउट मुझसे शेयर कर रहे थे। तो भैया देखो, किसी व्यक्ति, समूह अथवा जीव का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना क्या होता है? प्रवास होता है, प्रवचन होता है। क्या होता है? प्रवास होता है, प्रवचन होता है। क्लियर इतनी बात? प्रवास कर रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो प्रवास या प्रवचन क्या होता है आपको पता चल गया ना? ये शब्द आप नोट करे रहो। और देखो, प्रवचन शब्द से ही हमारे बहुत सारे विद्यार्थी है ना, प्रवास ना देकर उसने प्रवचन दे दिया। उसी में बहुत सारे हमारे विद्यार्थी कन्फ्यूजिया गए। कहने लगे, हाय राम सर जी, हम तो कन्फ्यूजिया गए थे, हमको कुछ समझे में ना आ रहा था, काट टिक करें, काट टिक ना करें। तो बाबू देखो और समझो,
और फिर उसके बाद मौद्रिक, ये मुद्रा से संबंधित बात है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब आप मुद्रा वगैरह पढ़ोगे, मौद्रिक मूल्य वगैरह, है ना? जब आप अर्थव्यवस्था पढ़ोगे तो वहाँ काम देगा, यानी कि वस्तु अथवा सेवा का मूल्य जिसे मुद्रा में मापा जा सके, तो मौद्रिक मूल्य हो जाता है ना? वस्तु अथवा सेवा का मूल्य जिसे मुद्रा में मापा जाता है, वही मौद्रिक मूल्य हो जाता है। और जब आप अर्थव्यवस्था पढ़ोगे तो ये काम आएगा, इसे हल्के में मत लेना। जितने भी शब्द को मैंने हाइलाइट करवाया है, उन्हें आप हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। क्योंकि मैंने बताया और आपने नोट नहीं किया तो आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। वस्तु का नगद मूल्य, यानी कि किसी वस्तु अथवा सेवा से लाभ प्राप्त करने के लिए उस पर अंकित किया गया मूल्य क्या कहलाता है? नगद मूल्य कहलाता है। फिर साधु या भिक्षु, इसके बारे में आप बौद्ध धर्म के अंतर्गत पढ़ोगे, यानी कि जो साधु सन्यासी होते हैं, भिक्षु होते हैं, भिक्षा वगैरह मांग के खाना-पीना खाते हैं। फिर पर्वतीय वन, यानी कि पर्वतों पर जो वन होते हैं, उन्हें पर्वतीय वन कहते हैं और ये शब्द भी आपको पता होना चाहिए। फिर काई, यानी कि बिना फूल या जड़ वाली एक प्रकार की छोटी हरे रंग की वनस्पति जो गद्देदार आवरण की तरह फैली हुई होती है। बिना फूल या जड़ वाली एक प्रकार की छोटी हरे रंग की वनस्पति जो गद्देदार आवरण की तरह फैली हुई होती है, उसी को कहते हैं काई। जैसे आप तालाब देखे होंगे तो तालाब में जो है हरी-हरी रंग की काई बिछी होती है। आप नदियों में देखते होंगे तो हरी-हरी रंग की काई आपको दिखाई दे जाती है, तो उसी को कहते हैं काई। ये आप जानते रहो, क्योंकि जब आप मान लीजिए वनस्पति शास्त्र वगैरह पढ़ोगे, तो उसमें आपको काम आ जाएगा। फिर आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य के बारे में आपने बहुत सुना होगा, है ना? सत्यमेव जयते। तो किसी व्यक्ति, परिवार अथवा संस्थान के विश्वास या आदर्श को दर्शाता है लघु वाक्य, वचन अथवा वाक्यांश। तो ये समझ सकते हो आदर्श वाक्य। फिर उसके बाद आख्यान। कभी-कभी जब आप ग्रंथ लिखते हैं, है ना? ग्रंथ को देखते हैं तो उसके साथ जुड़ा होता है आख्यान। तो आख्यान का मतलब होता है कहानी या घटनाओं, अनुभवों या आपसी विमर्श का विशेष रूप से रचनात्मक वर्णन आख्यान कहलाता है। आख्यान के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में आपको पता चल गया। फिर भैया एक शब्द आता है मूल निवासी। क्या भैया? मूल निवासी। और जब आप ज्योतिबा राव फूले को पढ़ेंगे, उनकी एक बड़ी ही फेमस पुस्तक है गुलामगिरी, और वहाँ से प्रायः बहुत सारी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उन्होंने अपनी किताब में मूल निवासी शब्द का प्रयोग किया है काफ़ी बार, है ना? तो किसी विशेष क्षेत्र या देश में जन्म और पला-बड़ा व्यक्ति जो अभी भी उसी स्थान पर रहता हो, वहाँ का मूल निवासी होता है। फिर एक शब्द आता है संचालन। जैसे मान लीजिए अभी मैं इन कक्षाओं का संचालन कर रहा हूँ, तो मैं क्या हो जाऊँगा? संचालनकर्ता हो जाऊँगा या संचालक हो जाऊँगा। फिर मार्ग निर्देशक, जैसे मैं अभी आपको बहुत सारी ज्ञान की बातें बता रहा हूँ, आपके हर मार्ग की बाधाओं को मैं दूर कर रहा हूँ, तो मैं आपका क्या कर रहा हूँ? पथ निर्देशन कर रहा हूँ, पथ प्रदर्शक के रूप में आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। फिर नाम मात्र या औपचारिक, यानी कि जिसके हाथों में नाम मात्र की शक्तियाँ हों या उसके हाथों में औपचारिक शासन हो, नाम मात्र की सत्ता शासन हो, उसी को कहते हैं नाम मात्र या औपचारिक शासन, यानी कि केवल नाम मात्र के लिए। फिर उत्तरी ध्रुव जैसे आप देखोगे, मैंने पीछे भी बताया था, यहाँ भी एक बार जान लो। ये क्या हो गया? ये 0 डिग्री अपनी रेखा हो गई, और ये क्या हो गया? ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, और इसको जो है ये देशांतर रेखा हो गई। ये अक्षांश, ये वाली अक्षांश रेखा है, ये वाली देशांतर रेखा है। तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा, ये आपका पश्चिमी और ये आपका पूर्वी देशांतर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो उत्तरी ध्रुव आप देखोगे इधर मिलेगा, दक्षिणी ध्रुव इधर मिलेगा, और क्या बोलते हैं, पश्चिमी गोलार्ध और ये पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। तो इसी तरह से आप समझ सकते हो उत्तरी ध्रुव को। किस किसे समझ सकते हो? उत्तरी ध्रुव को समझ सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, थोड़ी-सी चर्चा और बची हुई है।
फिर भैया ये खत्म होने वाला है। एकल परिवार यानी कि एकाकी परिवार। अनगिनत यानी कि अनेक संख्या। फिर धर्म संघिनी। धर्म संघिनी का मतलब आप जान लो, क्योंकि जब आप बौद्ध धर्म को पढ़ोगे तो वहां महिला भिक्षु या भिक्षुणी यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो भिक्षुणी है उनके लिए आप यह शब्द प्रयोग कर सकते हो। तो उन्हीं को कहते हैं धर्म संगिनी यानी कि धर्म का अनुसरण करने वाली। है ना? तो ये हो गया। उपशाखा यानी कि किसी मुख्य रूप से विकसित होने वाली शाखा की शाखा। जैसे मान लीजिए ये एक शाखा है, फिर इसी से एक शाखा और निकल गई, तो ये हो गई मुख्य शाखा। ये मुख्य शाखा है और ये क्या हो जाएगी? ये उपशाखाएँ हो जाएँगी। और फलोद्यान यानी कि भूमि का हिस्सा जहाँ फलदार पेड़ लगाए जाते हैं, उन्हीं को कहते हैं फलोद्यान। क्या कहते हैं? फलोद्यान। और ये भी आप नोट कर लीजिए। निरीक्षण या सर्वेक्षण यानी किसी भी चीज का सर्वे करना, है ना? सर्वे करना क्या होता है? अक्षांश और निरीक्षण हो जाता है। अक्षांश वृत्त या अक्षांश समांतर, इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ 2-3 बार, ये भी आप नोट कर लीजिए। फिर संक्षिप्त व्याख्या यानी कि सूक्ष्म व्याख्या करना, यही हो जाएगा। फिर पाश्चुरीकरण यानी कि दूध को संरक्षित करने की प्रक्रिया है। अरे भैया नोट कर लो, इसे नोट कर लो। पाश्चुरीकरण यानी कि दूध को संरक्षित करने की प्रक्रिया, जिसमें हानिकारक जीवाणुओं को मारने के लिए निर्धारित तापमान पर दूध को उबाला जाता है। तो जब आप साइंस वगैरह पढ़ोगे तो वहां आपको ये चीजें काम आ जाएंगे। फिर वस्तु के रूप में भुगतान यानी कि जैसे आपने पीछे सुना होगा वस्तु विनिमय प्रणाली, तो ये वही है, उसी से संबंधित है। आगे देखो अनुभव करना यानी कि जैसे मान लीजिए मैं एनसीईआरटी को पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया, तो मैं सीखने का अनुभव कर रहा हूँ। इंद्रिय गोचर, इंद्रिय गोचर शब्द को जान लो भैया, नोट कर लो। जिसे देखा, सुना, चखा, सूंघा, महसूस किया जा सके अथवा प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सके, उसी को कहते हैं इंद्रिय गोचर यानी कि अनुभव करना। आगे बढ़ो भैया। दृष्टिकोण, दृष्टिकोण का मतलब होता है नजरिया। क्या होता है भैया? नजरिया। उसके बाद रंग द्रव्य यानी कि एक प्राकृतिक अथवा कृत्रिम पदार्थ जो रंग देने के लिए उपयोग किया जाता है, तो रंग द्रव्य। उसके बाद एक शब्द आता है आपका तीर्थ यात्री। और आप जब साहित्य में पढ़ते हैं यानी कि विदेशी यात्री, विदेशी तीर्थ यात्री, है ना? यानी कि किसी धर्म विशेष से संबंधित कोई यात्रा करने जा रहा है तो उसी को कहते हैं तीर्थ यात्री। यानी कि धार्मिक कारणों से तीर्थ यात्रा, धार्मिक कारणों से तीर्थ स्थलों की यात्रा करने वाला व्यक्ति जो है तीर्थ यात्री कहलाता है। तो आप इसे नोट करे रहो, जब बौद्ध धर्म पढ़ोगे तो इस शब्द का मतलब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जब आप पढ़ते होंगे तो वहां लिखा जाता है कि तीर्थ यात्री, आप समझ ही नहीं पाते होंगे कि तीर्थ यात्री का क्या मतलब होता है। तीर्थ यात्री का यही मतलब होता है भैया। आगे देखो, सहायता करना या शामिल होना, जैसे किसी की मदद कर देना। फिर परिशुद्ध, सुस्पष्ट, यथातथ्य यानी कि किसी भी चीज को यथावत या सुस्पष्ट तरीके से व्यक्त कर देना, ये होता है। फिर प्रमुख याम्योत्तर, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ और अभी भी आप आगे पढ़ोगे ही इसके बारे में, तो इसे नोट कर लो। अनुपात, अनुपात को छोड़ दो। समृद्धि, इसका वही अभी जो है छोड़ दो। फिर दलहन यानी कि दाल वगैरह से संबंधित। विकीर्ण, नियमन, उकेरी गई आकृति। नवीकरण, मरम्मत यानी कि प्रसिद्ध जलाशय, ये सारी बातें जरूरी नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखोगे लचीलापन, लचीलापन इसके बारे में आप जान लो।
चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता। जब आप पॉलिटी पढ़ोगे तब इसके बारे में अच्छे से जानोगे। लचीलापन। फिर संकल्प करना, यानी कि क्या करना भैया? संकल्प करना, प्रण ले लेना कि भैया मैं अगले साल पुलिस वाला बन के दिखाऊंगा, अगले साल मैं पीसीएस अधिकारी, यूपीएससी के आईएएस बन के दिखाऊंगा या और भी तमाम चीजें बन के दिखाऊंगा, तो संकल्प ले लेना। फिर खुदरा आपको पता होना चाहिए, नोट कर लो इसे। यानी कि अंतिम उपभोगकर्ता के प्रयोग के लिए कम मात्रा में वस्तुओं का विक्रय खुदरा कहलाता है। यानी कि इसे खुला बेचना, है ना? जैसे मान लीजिए इतना बड़ा बंडल है, तो उसमें से थोड़ी-थोड़ी चीज़ें खोल-खोल के एक-एक चीज़ें बेचना खुदरा कहलाता है, तो खुदरा व्यापार से संबंधित जोड़ सकते हो। आदर मतलब रिस्पेक्ट देना, फिर उसके बाद लूटना यानी कि लूट ले जाना, निकटतम पूर्णांक ये भी नहीं जानना है, वेतन यानी कि सैलरी मिल रही है, अध्येता विद्वान, विद्वान के बारे में जानते हैं, सुलझना ये भी हो गया, समुद्र तल, समुद्र तल आप जान लो। नहीं तो कभी-कभी बच्चे इसी में डाउट रहते हैं। आप देखो, महासागरों की सतह का औसत तल यह माध्य समुद्र तल भी कहलाता है। समुद्र के बारे में आप जानते ही हैं, तो खारे जल का विशाल भाग जो महासागर से छोटा होता है और पूर्णतः या आंशिक रूप से धरातल से घिरा होता है, वह कहलाता है समुद्र। और फिर हमें यहाँ पर पढ़ना है द्वितीयक क्षेत्रक, आप इसे नोट कर लीजिए, आप इसे क्लास 10th की भी एनसीईआरटी में पढ़ोगे, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर के बारे में। इसको आप जो है औद्योगिक क्षेत्रक भी बोल सकते हो, है ना? औद्योगिक क्षेत्रक भी बोल सकते हो, औद्योगिक क्षेत्रक, क्योंकि इसमें विनिर्माण, है ना? इसके अंतर्गत क्या आता है? विनिर्माण आता है। क्या आता है? विनिर्माण आता है। लिख लो, इसके अंतर्गत क्या आता है? विनिर्माण आता है, यानी कि गतिविधियों का वह समूह जो प्राथमिक क्षेत्रक से लिए गए कच्चे माल को संसाधित करके बिक्री और उपभोग योग्य बनाता है। यानी कि यहाँ पर वस्तुओं को बनाई जाती है, किससे? प्राथमिक क्षेत्रक से चीजों को उठाकर। इसे औद्योगिक क्षेत्रक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत विनिर्माण शामिल है। फिर अन्वेषक, जिज्ञासु या साधक, यानी कि जिसके अंदर सीखने-सिखाने की जिज्ञासा हो। जैसे मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? आपको सिखा रहा हूँ। फिर बस्ती हो गई, तीर्थ हो गया, है ना? तीर्थ यानी कि पवित्र स्थल। अब देखो यहाँ पर एक शब्द आया है इतिहास का स्रोत। स्रोत 2 प्रकार के होंगे, साहित्यिक स्रोत हो जाएगा, उसके बाद पुरातात्विक स्रोत हो जाएगा। साहित्यिक स्रोत में भी हम लोग इसे जो है क्या करेंगे? 2 भागों में बाँटकर पढ़ेंगे। एक हो जाएगा देसी साहित्य और एक हो जाएगा विदेशी साहित्य। देसी और विदेशी। और फिर उसके बाद देसी साहित्य में भी हम जो है अ देसी साहित्य को भी कई भागों में बाँटकर पढ़ेंगे, जैसे बौद्ध साहित्य हो गया, जैन साहित्य हो गया, उसके बाद ब्राह्मण साहित्य हो गया, फिर उसके बाद भी जो वैदिक साहित्य है उसके अंतर्गत भी हम वेदों वगैरह को इत्यादि को पढ़ेंगे, तो बहुत सारा पार्ट हो जाएगा। तो इसे भी आप नोट कर सकते हो। फिर दक्षिण ध्रुव, इसके बारे में मैं बता चुका, कई बार बता चुका, इसे भी नोट कर लो। फिर प्रजाति, मिलते-जुलते प्राणियों का समूह जिसमें एक सी विशेषताएँ होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्रजाति कहते हैं, और प्रजाति आप नोट कर लो। नहीं तो वहाँ आपको जो जब विज्ञान वगैरह में आप इसे पढ़ोगे तो वहाँ मास्टर आएगा, बस बोल के चला जाएगा और आप टुकुर-टुकुर देखते रह जाओगे, कहोगे हाय राम! ये प्रजाति का होता है बे! है ना? इसे टुकुर-टुकुर देखते रह जाओगे और कहोगे भैया ये का होता है जी? समझ ही नहीं पाओगे, और जब समझ नहीं पाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। फिर अगला है प्रभावशाली या शानदार। जैसे अभी मैं चर्चा दे रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, तो मैं आपके लिए प्रभावशाली हूँ, और अच्छा नहीं लग रहा होगा आपको, तो आप निष्क्रियता दिखा रहे होंगे, तो यही हो जाएगा। आध्यात्मिक का मतलब होता है स्वयं से ऊपर उठकर आत्मा परमात्मा को जानना, क्या कहलाता है? आध्यात्मिक कहलाता है। फिर यहाँ आप देखोगे उपमहाद्वीप, क्या देखोगे भैया? उपमहाद्वीप। आप जब एनसीईआरटी को पढ़े होंगे इसके पहले वाली, तो वहाँ प्रत्येक जगहों पर उपमहाद्वीप शब्द का प्रयोग होता है।
तो महाद्वीप का एक बड़ा भाग जो उससे अलग विशिष्टता रखता हो, उसे कहते हैं उपमहाद्वीप। फिर डुबोना आप जानते ही हैं, महोर्मी तरंगक लहर, तो लहर का मतलब आप जानते ही हैं, समुद्र में लहरें आती हैं, जाती हैं। लेकिन भैया इसे आप नोट कर लो, है ना? मान लीजिए लहर के जगह आपको कहीं शब्द दिखा जाए लहोर्मी या तरंगक, तो आप जानते रहिएगा कि किसी वस्तु की मात्रा या तीव्रता में उछाल या अचानक वृद्धि जैसे भीड़ या प्राकृतिक बल से तरंगों का उठना क्या कहलाता है? कहलाता है। फिर भैया आप याद कर लो कृत्रिम, यानी कि बनावटी, जिसका निर्माण किया जा सके। जैसे आप रोबोट वगैरह पढ़ते हैं, तो वहाँ आप देखते होंगे कृत्रिम रूप से बनाया गया, है ना? तो कृत्रिम रोबोट आप देखते होंगे। और ग्रह उपग्रह वगैरह में शायद एक होता है उपग्रह। तो उपग्रह में आप कुछ देखते होंगे कृत्रिम उपग्रह, है ना? तो इस तरह से देखते होंगे। फिर वेदिका या सीढ़ीदार कृषि, जैसे आप देखते होंगे तो पहाड़ी है, पहाड़ी पे ऐसे जो है ऐसे सीढ़ीदार, सीढ़ीदार कैसे भैया? ऐसे, है ना? सीढ़ीदार खेती ऐसे की जाती है। तो ये सीढ़ीदार कृषि हो गई, इसके बारे में आप जान लीजिए, प्रायः परीक्षाओं में ऐसे पूछ लिया जाता है सीढ़ीदार खेती के बारे में। भूभाग यानी कि भूमि का टुकड़ा, फिर स्थलीय या पार्थिव यानी कि पृथ्वी से संबंधित भूमि पर आधारित। फिर यहाँ आप देखोगे टर्सरी सेक्टर, यानी कि तृतीयक क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्रक ना तो वस्तुओं का उत्पादन करता है और ना ही बनाता है, बल्कि यह प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों में सहायता प्रदान करता है। इसीलिए हम तृतीयक क्षेत्रों को क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्रक का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? सेवा क्षेत्रक का नाम देते हैं। है ना? तो इसमें आप देख सकते हो जैसे परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया, तो ये सेवा सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। फिर रूपांतरण यानी कि रूप बदल लेना। और उसके बाद ट्रांसजेंडर, क्या भैया? ट्रांसजेंडर, ये भी शब्द आप नोट कर लो। प्रायः आप जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह पढ़ोगे तो ऐसे शब्द देखने को मिल जाता है, और खासकर जब आप सोसाइटी वगैरह पढ़ोगे, समाज वगैरह पढ़ोगे, तो वहाँ भी आपको ऐसे शब्द देखने को मिल जाएँगे। प्रेषित करना या प्रसारित करना, यानी कि जैसे आप देखते होंगे न्यूज़ वगैरह है, तो क्या करते हैं? प्रेषित करते हैं। जैसे मैं कुछ यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? प्रेषित कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ। तो यही है, यानी कि मैं एनसीईआरटी का प्रसार-प्रसार कर रहा हूँ, प्रचार-प्रसार कर रहा हूँ, यही है प्रेषित, ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये बात आपको भैया बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि सहायक नदी क्या होती है ना? तो एक नदी जो क्या होती है? एक नदी अथवा धारा जो किसी बड़ी नदी में सम्मिलित हो जाती है, वही होती है सहायक नदी, है ना? तो सहायक नदी क्या होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना? तो ये भी आप नोट कर लीजिए। फिर अंतर्निहित यानी कि किसी कथन अथवा सूचना में पहले से ही समाहित होना अंतर्निहित कहलाता है, और आप इसे पॉलिटी के अंतर्गत यूज़ कर सकते हो। सुविधा वंचित, यानी कि किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं से वंचित कर देना, क्या कहलाता है? सुविधा वंचित। फिर तरंगति, यानी कि गति के अनुरूप ऊपर अथवा नीचे होना, क्या कहलाता है? तरंगति कहलाता है। तरंगति। फिर उसके बाद यूनेस्को की एक साइट है, इसके बारे में भी पढ़ना है। हालाँकि आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत जब मैं इसे पढ़ाऊँगा तो इसे और भी विस्तार से पढ़ाऊँगा। लेकिन यहाँ आप यूनेस्को के बारे में थोड़ी बातें जान लीजिए कि ये शब्द संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का लघु रूप है। यह संस्था लोगों एवं देशों के मध्य शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के माध्यम से संवाद स्थापित करती है। तो आपने बहुत जगह पर सुना होगा कि यूनेस्को की साइट में इसे शामिल कर लिया गया है, उसे शामिल कर लिया गया है, ये हो गया है। तो यूनेस्को का सही अर्थ क्या है? यूनेस्को होती क्या है? क्या चीज़ है? उसके बारे में भी तो आपको पता होना चाहिए, तो वो कौन बताएगा? तो यहाँ लिखी गई है, उसे जानिए आप। फिर आप देखोगे सिलाई रहित। अब ये सिलाई रहित क्या होता है?
यानी कि ऐसी वस्तु जिसे सिला ना गया हो वही सिलाई रहित हो जाएगी। और एक होता है उत्थान यानी कि किसी का सकारात्मक सुधार हो जाना क्या होता है उत्थान होने लगता है। तो उत्थान और पतन के बारे में आपको पता होना चाहिए सकारात्मक सुधार और पतन का मतलब होता है निपट जाना, समाप्त हो जाना। और नगरीकरण और घाटी ये भी आपको पता होनी चाहिए। नगरीकरण यानी नगरों अथवा कस्बों की प्रक्रिया और विकास। घाटी का मतलब होता है पर्वत अथवा पहाड़ों का निचला क्षेत्र, प्रायः इस क्षेत्र से नदी अथवा धारा बहती है। तो घाटियों से क्या बहती है भैया? नदी और धारा बहती है। समझ गए वैली का मतलब? घाटी का मतलब समझ गए? तो ऐसे शब्द आपको क्या करते हैं? डिस्टर्ब करते हैं। जब आप पढ़ते हो तब। भूगोल पढ़ने लगो और है ना भूगोल आप पढ़ने लगते हैं, मास्टर आपको पढ़ा दिया घाटी। अब घाटी क्या होती है? आपने पहले घाटी के बारे में कभी सुना ही नहीं है, तो क्या जानोगे? अब यहाँ मैंने घाटी के बारे में संक्षिप्त रूप से आपको बता दिया, तो बताओ दिक्कत हुआ कुछ? नहीं ना? और मैंने जितने भी शब्द आपके जानने लायक थे, जानने योग्य थे, उनको बता दिया। अब जब कभी आप कोई भी विषय पढ़ोगे, तो आपको मज़ा आ जाएगा क्योंकि आप उन विषयों से पहले ही क्या है परिचित हैं। उन विषयों से क्या है पहले ही परिचित हैं। तो ये सारी बातें हो गई। उसके बाद आप देखोगे विभेद यानी कि 2 वस्तुओं अथवा संस्करणों में क्या है भैया अंतर है। जैसे आप एक किताब खरीदे एनसीईआरटी का पुराना वाला और फिर आप एक किताब खरीदे एनसीईआरटी का 2025 वाला संस्करण। तो आप देखोगे दोनों में क्या है विभेद है, दोनों में अंतर है। ये हो गया। तो विभेद और अंतर के बारे में बहुत कुछ नहीं जानना है। महत्वपूर्ण हो गया, स्वेच्छा हो गया, मज़दूरी हो गया। मज़दूरी महत्वपूर्ण यानी कि जो ज़रूरी हो, स्वेच्छा मतलब इच्छा से जो आप अपना कार्य कर रहे हैं, मज़दूरी जैसे आप कहीं जाके लिबराना करते हैं, कहीं मज़दूरी करते हैं, आपको वेतन वग़ैरह मिलता है, तो वही हो जाएगा मज़दूरी। और उसके बाद जो हमने इतनी देर से आपको टॉर्चर किया था, वह टॉर्चर आपका क्या हो जाएगा भैया समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 2-4 शब्द और हैं, उन्हीं को जान लेते हैं, फिर मज़ा आ जाएगा। गोदाम, गोदाम को भी आप नोट कर लीजिए। ऐसा स्थान जहाँ वस्तुओं को उपभोग करने, बेचने अथवा किराए पर देने से पहले उनका भंडारण किया जाता है, यानी कि उन्हें एक जगह स्टोर किया जाता है, रखा जाता है, कहाँ? गोदामों में। फिर उसके बाद संपत्ति, जब आप पॉलिटी पढ़ोगे तो उसमें आपको संपत्ति का अधिकार दिखेगा, तो संपत्ति हो जाएगा। फिर बुनना यानी कि है ना, इधर एक शब्द दिया गया है बुनना, यानी कि किसी भी चीज़ को जैसे मान लीजिए स्वेटर बुनना, तो बुनना से हो जाएगा। कल्याण यानी कि किसी का कल्याण कर देना, किसी का उद्धार कर देना। और वैश्विक दर्शन यानी कि विश्व के उद्भव एवं उसकी कार्यप्रणाली की समझ का एक निश्चित दृष्टिकोण क्या कहलाता है? वैश्विक दर्शन कहलाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी कमेंट में बताइएगा आपको चर्चा कैसी लगी। हालाँकि मैंने एक बहुत ही तीव्र स्पीड से इन सारी चीज़ों को कंप्लीट कराया, जो आपके लिए जानने योग्य था, केवल उन्हीं के बारे में बताया, केवल उन्हीं पर आपको फ़ोकस करने के लिए कहा। आशा करता हूँ आपको चर्चाएँ अच्छी लगी होंगी।